हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस, हम लोग देखने वाले हैं आज क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर। हमारा आज दूसरा स्टार्ट होने वाला है और चैप्टर आपका दूसरा जो है पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद करके दिया जा रहा है। तो गाइस, हम बहुपद के बारे में बेसिक क्लास से एकदम अध्ययन करेंगे कि पॉलिनोमियल में यानी बहुपद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो गाइस, इसमें हम सबसे पहले ये चर्चा करने वाला है कि ये जो बहुपद करके दिया जा रहा है ये आपका एल्जेब्रिक से रिलेटेड है, या मैं कह सकता हूँ कि एल्जेब्रिक का एक पार्ट्स होता है और उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और इसके पहले जो आपने पढ़ा था वो अर्थमेटिक्स से रिलेटेड था, जो कि रियल नंबर आपका एक अर्थमेटिक्स का एक चैप्टर कह सकते हो दिया जा रहा है। और इसके बाद हम सेकंड वाला जो आपका चैप्टर इधर दिया जा रहा है पॉलिनोमियल, ये आपका एल्जेब्रिक से रिलेटेड है। तो गाइज, हम बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। आपको स्टार्ट किया जाएगा, बताया जाएगा कि हम कैसे बीजगणित में हमारा बीजगणित जब प्रारंभ होता है तो उसमें सबसे पहले पॉइंट हमें किसको पढ़ना पड़ता है वो चीज़ पढ़ेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे करके हम बहुपद तक पहुँचेंगे और बहुपद की परिभाषा और बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलेगा जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करने वाले हैं कि बीजगणित में सबसे पहले हमें किस चीज़ का अध्ययन करना पड़ता है। तो बहुपद में सबसे पहले या बीजगणित में हमें सबसे पहले एक कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल नंबर करके होता है, उनको ध्यान दिया जाता है। तो गाइस, वेरिएबल पहले हम ध्यान देते हैं कि वेरिएबल होता क्या चीज़ है। और वेरिएबल को हिंदी में चर के नाम से समझते हैं कि चर क्या होता है। चर को हम किस प्रकार से समझते हैं, तो गाइस चर की जो परिभाषा होती है या उनको हम किस प्रकार से पहचान पाएंगे। वे संख्याएं जो अज्ञात होती हैं, वे संख्याएं जो अज्ञात होती, अज्ञात का अर्थ ये होता है गाइस, जिससे हम छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं या इसके पहले भी हमने पढ़ा कि मैथमेटिकल में रूल ये होता है कि जो चीज़ हमें पता नहीं होता उनको हम एक्स वाई जेड या ए बी सी डी मान करके सॉल्व करते हो, लास्ट में हमें आंसर मिल जाता है। और जैसे जैसे हम हल करते हैं, यदि पहले क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ आ जाती है, जैसे 2 आ गया, वाई की वैल्यू कुछ आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। इसके बाद पुनः दूसरी क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमें एक्स का मान कुछ अलग मिलता है और वाई का मान भी हमें कुछ मिल जाता है, अलग कह सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि यक्स और वाई या ए बी सी डी करके कह सकते हो, या इंग्लिश के जो भी वर्डमाला होता है, ये सभी आपके चर राशियाँ चर कहलाती हैं। और इनका मान जो होता है हमेशा बदलता रहता है। बदलने का मतलब मैंने कहा, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो यक्स का मान वहाँ पर कुछ अलग आता है, किसी दूसरी क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो वहाँ पर यक्स का मान कुछ अलग ही आएगा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो अज्ञात होती हैं और जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, तो वे क्या कहलाती हैं, चर कहलाती हैं। और जैसे अगर आप समझना चाहेंगे तो मैंने कहा ए बी सी डी और कामा एक्स वाई और जेड, और भी आप डाट डाट करके और भी दिखा सकते हैं, क्योंकि कई आपके रियल नंबर सॉरी वेरिएबल नंबर करके होते हैं। तो गाइज, हम ये कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा को कुछ इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। और यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कैसे आप परिभाषा लिखेंगे, तो परिभाषा यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। कोई वेरिएबल की जो परिभाषा होगी, वे संख्याएं जो अज्ञात होती हैं तथा जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, चर कहलाती हैं। और जैसे में गाइज अगर आप समझना चाहेंगे तो जैसे में आप लिख सकते हैं एक्स वाई जेड और ए बी सी, और भी मैंने कहा होते हैं, तो इस प्रकार से आप डाट डाट करके दिखा सकते हैं। और ये रहा आपका चर राशियाँ। चर राशियाँ को अगर आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, चर क्या होता है, मैंने कहा कि जो भी इंग्लिश की वर्णमाला ए से लेकर जेड तक आप कर सकते हो, या और भी जो कांस्टेंट नंबर होते हैं सॉरी और भी जो रियल नंबर होते हैं उनको हम दिखा सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, चर राशियाँ होती हैं। और मैंने कहा उनकी परिभाषा ये होती है कि वे संख्याएं जो अज्ञात होती हैं तथा जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, वे क्या कहलाती हैं, चर राशियाँ कहलाती हैं। तो गाइस, इसके बाद चर के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अचर को, और अचर को इंग्लिश में कहा जाता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम लोग देखने वाले हैं। तो कांस्टेंट को हिंदी में अचर के नाम से जाना जाता है। और अचर की परिभाषा क्या होगी या अचर को हम कैसे पहचानेंगे, तो अचर की परिभाषा हो जाएगी वे संख्याएं जो ज्ञात होती हैं, वे संख्याएं जो ज्ञात होती तथा जिनका मान बदलता नहीं है। ज्ञात होने का मतलब यह है, या कांस्टेंट नंबर वो होती हैं गाइस जैसे जो गिनतियों की संख्या होती हैं। अब जैसे मैंने कह दिया, अगर मान लीजिए जीरो लिखा जा रहा है तो हम जीरो को जीरो ही नाम देंगे, ये कभी बदलेगा नहीं, जीरो से एक नहीं हो सकता।
ये 0 से आपका 1 नहीं हो सकता या 0 से 10 भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं ये जो संख्याएं हैं आपका इंटीजर हैं, जो भी इंटीजर हैं या रियल नंबर हैं, या मैं उसे परमी संख्या भी कह सकता हूँ, रेशनल नंबर भी कह सकता हूँ। बट ये आप देख पा रहे हैं कि आपका 0 को मैंने कहा ये ज्ञात राशि होती है, जो कि हमें पता है कि ये 0 है और 0 का मान 0 ही रहेगा, 0 से वो 1 नहीं होगा। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 5 लिखता हूँ, तो 5 को हम 5 की अज्ञात नहीं, ज्ञात चीज़ है, क्योंकि मैं इसे पकड़ पा रहा हूँ कि हाँ ये 5 लिखा जा रहा है, ये मान बदल नहीं सकता। लेकिन मैंने इसलिए मैं यह बताया चर में कि अगर यहाँ ए है, ए का मान आप कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ए का मान कुछ मिलेगा और बी का मान कुछ भी मिल सकता है। लेकिन अगर किसी दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ बी का मान और ए का मान चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो आपको कांस्टेंट वैल्यू है ये चेंज नहीं होता है। और इसके बाद हम दिखा सकते हैं कि वे संख्याएं जो ज्ञात होती हैं और जिनका मान बदलता नहीं है। मैंने कहा ये ज्ञात राशियां हैं और इनका मान बदलेगा नहीं। ये जो लिखी जा रही 5 है तो 5 ही इनका नाम लिया जाएगा और ये कभी बदल नहीं सकती। तो इनकी परिभाषा को कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं आप कि वे संख्याएं जो ज्ञात होती हैं तथा जिसका मान कभी बदलता नहीं है, अचर राशियां कहलाती। वे संख्याएं जो ज्ञात होती हैं तथा जिसका मान बदलता नहीं है। जैसे हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर गिनतियों की कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 1 2 या 0 1 2 3 और ऐसे 4 4 4 5 6 डॉट डॉट आप दिखा सकते हो। ये सब क्या होती है, कांस्टेंट मतलब अचर राशि कहलाती है। और इसके बाद गाइज मैंने जब चर और अचर को पढ़ लिया, चर और अचर के बाद हमें एक बीजगणित में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कह सकते हो कि क्लास 8 तक हम वही चीज़ अध्ययन करते चले आते हैं और उसका नाम है बीजी व्यंजक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एलजेब्रा एक्सप्रेशन, EXPRESSION। इसे हिंदी में कहते हैं बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक कहा जाता है गाइज। एलजेब्रा एक्सप्रेशन मतलब बीजी व्यंजक होता है और इसकी जो परिभाषा होती है कुछ हम इस प्रकार समझ पाएंगे कि मैंने कहा आप 8th क्लास में या 6th क्लास या 7th क्लास में आपने बीजी व्यंजक के बारे में पढ़ा होगा और वहाँ पर आपने देखा होगा कि उनमें बीजी व्यंजक में क्या क्या मिल रहा था। तो बीजी व्यंजक में हमको चर और अचर राशियाँ दोनों मिलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं बीजी व्यंजक की परिभाषा को कि जब चर तथा अचर राशियों को, माने चर और अचर राशियों को यदि दोनों को साथ में लिखा जा रहा है, साथ में भी लिखा जा सकता है और साथ में नहीं लिखा जा रहा, तब पर भी आपका बीजी व्यंजक बनेगा। अब परिभाषा ये हो सकता है या ये हो जाएगा कि जब चर तथा अचर राशियों को चार मूलभूत संक्रिया, गाइज यहाँ पर चार मूलभूत जो संक्रिया होता है, चार मूलभूत संक्रिया को हम किस प्रकार दिखा सकते हैं, ये क्या चीज़ होती है। तो गाइज ये प्लस और माइनस और गुणा और भाग, यही आपकी चार मूलभूत संक्रिया होती हैं, जोड़ घटाना गुणा और भाग। तो जब चर तथा अचर राशियों को इन्हीं चार क्रमों में या चार क्रमों के रूप में सम्मिलित किया जाए, वही हमारा बीजी व्यंजक होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ यक्स, और यक्स एक चर राशि है और इसके बाद यहाँ पर मैं कोई कांस्टेंट मैंने अचर वैल्यू जैसे 2 लेता हूँ और अब चर को अचर के साथ अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये बीजी व्यंजक बन जा रहा है। यदि मैं जोड़ूंगा तो भी आपका बीजी व्यंजक बनेगा, अगर मैं घटा भी दे रहा हूँ तब पर बन रहा है, अगर गुणा भी करूँगा तो गुणा करने पर 2x मिलेगा, तब पर भी आपका ये बीजी व्यंजक होगा। अगर मैं 2 को या यक्स को 2 से भाग भी कर दूंगा यहाँ से, तब पर भी आपका क्या बनेगा, बीजी व्यंजक बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब चर तथा अचर राशियों को चार मूलभूत संक्रियाओं के रूप में अर्थात जोड़ घटाना गुणा भाग के रूप में सम्मिलित किया जाए, उसे बीजी व्यंजक कहते हैं। और भी आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे 4 है और मैं किसी y मान लीजिए, मैंने कहा ये 4 आपका अचर है, y आपका चर राशि है, अब इनको इनके साथ जोड़ रहे हैं तो ये आपका जो बना जा रहा है आपका क्या बन रहा है, ये बीजी व्यंजक है। यदि मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ यक्स स्क्वायर माइनस 5 करके, तो देखिए यहाँ पर यक्स स्क्वायर एक चर राशि और 5 क्या है आपका अचर है, इनको एक दूसरे के साथ घटाया जा रहा है। तो घटाने पर कह सकते हो जो मिलेगा यहाँ पर, या आपका जो ये प्रक्रिया या जो इसके रूप में लिखा जा रहा है, यही आपका बीजी व्यंजक होता है। अब यक्स स्क्वायर धन आप 5x धन 6 कर सकते हैं गाइज। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इस प्रकार से लिखी जा रही तो ये भी आपका बीजी व्यंजक होगा। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 6 एक अचर राशि होती है और यहाँ पर यक्स जो लिखी जा रही चर राशि, और यहाँ जो 5 है वो अचर राशि होती है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अचर राशि है।
तो यहाँ देख पा रहे हैं कि चर अचर राशियाँ एक दूसरे से सम्मिलित हैं और जोड़ घटाना की गुणा और भाग के रूप में सम्मिलित हैं, तो हम कह सकते हैं हमारा क्या होगा, बीजीय व्यंजक। तो गाइस परिभाषा को अगर हम देखना चाहें तो इनकी परिभाषा को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि परिभाषा को हम दिखा सकते हैं कि जब चर तथा अचर राशियों को चार मूलभूत संक्रिया कौन कौन सी होती हैं, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है प्लस माइनस गुणा और भाग के रूप में सम्मिलित होती हैं या सम्मिलित हो, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। और जैसे मैंने कहा, जैसे में आप दिखा सकते हैं कि कौन कौन सी हो सकती हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने देखा कि चर और अक्षर राशियाँ और इसके बाद बीजीय व्यंजक, ये चीज़ तीन इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये एल्जेब्रिक जो होता है इनका एक बेसिक होता है। अगर ये चीज़ अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो अगर आप डायरेक्टली बहुपद पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन आप पहले से अगर ये चीज़ ध्यान दे देते हैं उसके बाद आप ये पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत बढ़िया समझ में आने लगेगा। तो गाइज चलिए, अब ये चीज़ पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा टॉपिक पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद करके दिया जा रहा, वो चीज़ हम समझेंगे। तो गाइज हम लोग समझने वाला है कि बहुपद की परिभाषा क्या होगी या बहुपद को कैसे हम पहचानेंगे, उनके क्या कंडीशन होते हैं, वो चीज़ समझाने वाले हैं। तो गाइज बहुपद, इसे हिंदी में बहुपद कहा जाता है, इंग्लिश में पॉलिनोमियल POLYNOMIALS पॉलिनोमियल से इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो हम बहुपद की परिभाषा को कैसे पहचानें, तो गाइज मैं यहाँ पर आपको परिभाषा भी समझाऊंगा। यदि आपको परिभाषा नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने खुद एक नियम बनाया है जो बहुपद का नियम है। उस नियम को अगर आप, चार नियम मैं आपको बताऊंगा, बहुत छोटा करके है, और यदि आप चार नियम को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो क्लियर है, परिभाषा समझने की कोई आवश्यकता ही आपको नहीं होगी। और कभी भी अगर आपको कोई बीजीय व्यंजक दिया जा रहा है, पूछा जाए कि ये बहुपद है या नहीं, तो तुरंत आप देख कर बता सकते हो कि आपका बहुपद होगा या नहीं। अगर आपको परिभाषा नहीं तैयार हो रहा है तो हमारे केवल नियम को अगर आप समझ लेंगे तो क्लियर है कि आप तुरंत बता सकते हो कि बहुपद है या नहीं। तो चलेगा, इस देखते हैं फिलहाल परिभाषा क्या होती है। परिभाषा को हम लोग समझते हैं। परिभाषा आपका हो जाएगा ऐसा बीजीय व्यंजक, हमने बीजीय व्यंजक के बारे में ही पढ़ा और बीजीय व्यंजक के बाद हमें बहुपद पढ़ना पड़ रहा है, तो बीजीय व्यंजक को हम इससे रिलेटेड मिलेगा तो कह सकते हो बहुपद की परिभाषा क्या होगी कि जब या ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो भी चर राशियाँ होती हैं, चर राशियाँ क्या होती हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि एक्स वाई जेड या ABC करके दिया जाए, ये सब आपकी चर राशियाँ होती हैं। तो परिभाषा आपका यह होगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों की घात का मान, घात का मतलब समझ पा रहे हैं, जैसे आप पढ़े होंगे छोटी क्लास में, अगर ये 5 ऊपर ऐसे 2 लिखा जाता है, इसे पढ़ते हैं 5 घाती 2, तो ये घात आपका, इसे आप घात कहते हैं और इसे आप आधार कहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि कोई भी बीजीय व्यंजक हो या ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों की घात का मान, मतलब कोई भी चर राशि अगर लिखी जा रही है उसकी घात का मान अगर ऋणत्तर पूर्णांक, ऋणत्तर पूर्णांक का अर्थ क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में नॉन नेगेटिव नंबर भी कहते हैं। ऋणत्तर पूर्णांक का अर्थ होता है धनात्मक एवं शून्य, धनात्मक एवं शून्य या धनात्मक व शून्य दिखा सकते हो। तो मैंने कहा जब ऋणत्तर पूर्णांक की बात करें, ऋणत्तर मतलब नॉन नेगेटिव, मतलब कि इंटीजर जितने भी होते हैं, इंटीजर 3 होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होता है, उनमें से नेगेटिव को छोड़ दीजिए, तुम्हारे पास पॉजिटिव और जीरो बच रहा है। तो धनात्मक व ऋणात्मक, धनात्मक व शून्य हो, मतलब कोई भी चर राशियाँ लिखी जा रही हैं, यदि उस चर राशि के घात का मान, जैसे मैंने कहा यक्स लिखा जा रहा है, तो यक्स यहाँ पर चर राशि है और इसके घात का मान यहाँ पर, अगर इसके घात का मान अगर इस जैसे यहाँ 2 लिख देते हैं तो 2 देख पा रहे कि आपका यक्स घाती 2 जो है, ये 2 एक धनात्मक संख्या है। अगर धनात्मक संख्या तो क्लियर है कि अगर इतना ही दिया जाए तो आपका क्लियर है क्या, ये बहुपद बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि हो, मतलब हमको कोई भी बीजीय व्यंजक चाहे छोटा दिया जाए चाहे बड़ा दिया जाए, उनमें हम चर राशि के घात को देखेंगे। अगर उनके घात का मान धनात्मक व शून्य, धनात्मक व शून्य बन रहा है या धनात्मक व शून्य दोनों में से कोई भी हो सकता है, या धनात्मक भी हो सकता है शून्य भी हो सकता है, तो क्लियर वो क्या बनेगा, बहुपद। अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस आप यहाँ 3x + 5 ले सकते हो। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि x जो है इसकी पावर यानी घात की वैल्यू क्या है, घात की वैल्यू 2 है, 2 एक धनात्मक संख्या है, और प्लस 3x और यहाँ पर ये x है, इसकी पावर की वैल्यू क्या है, इसकी घात की वैल्यू कुछ नहीं लिखा तो एक छुपा होता है गाइस। तो हम देख सकते हैं आपका एक जो है धनात्मक है और ये क्या है आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है। हमने कहा कि केवल चर राशि पर आपको ध्यान देना होगा, अचर राशि पर ध्यान नहीं देना होगा। तो यहाँ चर राशि एक था, एक यहाँ पर चर राशि था और उनकी घात की वैल्यू क्या थी, दोनों घात की वैल्यू पॉजिटिव करके, तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा, बहुपद होगा।
तो आप और भी एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ लेता हूँ क्या, वाई स्क्वायर और प्लस 5y करके लेता हूँ। तो गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो y है या जो चर राशि लिखी जा रही है, इसकी घात की वैल्यू यहाँ घात 2 लिखी जा रही है और 2 एक धनात्मक संख्या, और यहाँ y जो है इसके घात की वैल्यू 1 है और ये भी एक धनात्मक संख्या, तो हम कह सकते हैं कि हमारा बनेगा बहुपद बनेगा। अब जैसे y घात में मैं यहाँ लेता हूँ 10 ले लेता हूँ और प्लस आपका यहाँ लिख देता हूँ केवल 4। तो मैंने कहा अगर इससे पूछा जाए कि आपका ये बहुपद है या नहीं, तो मैंने कहा नियम आप समझिए या परिभाषा समझिए कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशियों की घात का मान, मतलब हम यहाँ चर राशि 4 दी जा रही है, हमें इस पर नहीं ध्यान देना होगा, हमें केवल चर राशि पर ध्यान देना होगा कि चर राशि की घात का मान क्या है, और यहाँ चर राशि की घात का मान क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये धनात्मक संख्या होगा, अर्थात ये बहुपद है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि बहुपद को कैसे हम पहचान सकते हैं, और परिभाषा के अनुसार भी आप समझ सकते हो, या मैंने कहा कि मैं आपको बहुपद को पहचानने का कुछ रूल बताऊंगा, 2 3 या 4 रूल करके होगा, जो कि गाइस मैं खुद बनाया हूँ। और यदि आप उस रूल को समझ जाते हैं तो बहुपद की परिभाषा अगर आपको तैयार नहीं रहेगा, लेकिन आप तब पर भी समझ सकते हैं कि कौन सी बीजी व्यंजक बहुपद बनेगी। और वो चीज़ मैंने आपको समझा दिया। और यहाँ से अगर गाइस हम परिभाषा समझना चाहें बहुपद की, कि बहुपद की परिभाषा क्या हो सकती है, तो बहुपद की परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशियों या चर राशि की घात का मान ऋणत्तर पूर्णांक, और ऋणत्तर पूर्णांक का अर्थ होता है धनात्मक एवं शून्य, इसे नॉन निगेटिव नंबर कहते हैं, मतलब निगेटिव को छोड़कर जितने भी इंटीजर होते हैं, धनात्मक और शून्य बचेगा, वो आपका बहुपद हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं गाइस कि जो भी चर राशियाँ होंगी या कोई बीजी व्यंजक बना जा रहा है, उस बीजी व्यंजक के घात का मान यदि धनात्मक व शून्य बन रहा है, धनात्मक हो या शून्य हो, तो उसे हम बहुपद का नाम ले सकते हैं। और गाइज अगर हम इनकी, मैंने कहा परिभाषा के अनुसार समझ पा रहे हो, ठीक है, और नहीं तो जो इसका नियम करके दिया जा रहा है, इसका जो नियम होता है वो चीज़ मैं आपको कैसे समझाऊंगा, वो आप चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो बहुपद का नियम दिया जा रहा है कि बहुपद के नियम से या बहुपद का जो नियम है उसे हम नियम से कैसे पहचान पाएंगे, तो गाइज हम यहाँ पर ये समझेंगे, इसका फर्स्ट जो नियम होता है या पहला जो नियम होता है, नियम ये बता जाता है कि कोई भी चर राशियाँ हो, अर्थात बीजी व्यंजक में लिखा ही होगा, उनमें जो भी चर राशियाँ हो, चर राशियाँ ए बी सी डी या एक्स वाई जेड जो भी लिखा हो, हाँ, यदि उस चर राशियों में जो घात की वैल्यू हो वो आपका ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर यक्स घाती -2 लिखा हो, या वाई घाती -5 लिखा हो, या जेड घाती कुछ लिखा हो, अगर -5 या -15 कुछ ऐसे करके लिखा हो, मतलब कोई भी चर राशियाँ हो उसकी घात का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ये पहला रूल आपका रहा। पहला रूल क्या रहा, एक बार फिर से समझते हैं कि जो भी चर राशि हमको मिलेंगी या कोई भी चर राशि या किसी भी चर राशि की घात का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। धनात्मक हो जाए चलेगा, जीरो हो जाए चलेगा, पर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। पहला ये नियम था कि किसी भी चर राशि की घात का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा नियम क्या होगा गाइस, दूसरा नियम ये आपको बताया जा रहा है कि कोई भी चर राशियाँ मिलती हों, एक्स वाई जेड ए बी सी या डब्ल्यू या एक्स जो भी करके होगा, वो चर राशियों में या उन चर राशियों में उनके घात की जो वैल्यू हो, मैंने पहला बता दिया घात की वैल्यू ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। और एक कंडीशन और है क्या, कि जो भी चर राशियाँ लिखी जा रही उनके घात की वैल्यू पारमेय संख्या के रूप में नहीं लिखना चाहिए। पारमेय संख्या जैसे अगर यक्स पावर 5/2 करके लिखा जाए, यक्स घाती 5/2 लिखा हो, या एक घाती 2/3 करके लिखा हो, अगर इस प्रकार लिखा जा रहा है तो गाइज ये बहुपद आपका नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसे लिखा जा रहा है जैसे अगर यक्स घाती 4/2 करके है, ये बहुपद नहीं है और ये परमी संख्या नहीं, ये धनात्मक संख्या के, क्यों, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, और यक्स घाती यहाँ पर केवल 2 ही बचा तो 2 यहाँ बहुपद हो जा रहा है। मतलब परमी संख्या का मतलब आप समझे होंगे, मैंने परमी संख्या का अर्थ समझा होगा कि ऐसी संख्या जो ऐसी संख्या जिसे p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और ये भी कि p और q एक सहवास संख्या, मतलब सहवास संख्या का मतलब ये भी होता है, मैंने सहवास संख्या का भी वीडियो बना दिया कि सहवास संख्या किसे कहते हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो
हम ये कह सकते हैं हमारा सेकंड जो नियम होगा कि किसी भी चरराशि की घात का मान परमी संख्या में नहीं होना चाहिए। परमी संख्या मैंने समझा दी, जैसे 2/3, 3/4 करके हो या 2/5 करके हो, ऐसे लिखा जा रहा तो आप समझ लीजिए कोई परमी संख्या आपका नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा अगर इस प्रकार लिखा जा रहा, ये यक्स घाती लिखा जा रहा 8/4 करके लिखा जा रहा, या फिर वाई घाती मान लीजिए लिखा जा रहा 10/2 लिखा जा रहा, तो अगर इस प्रकार लिखा जा रहा तो ये आपका बहुपद हो जाए, क्योंकि ये परमी संख्या नहीं है। 2 पंचे 10 और 4 दूनी 8, तो हम देख सकते हैं कि ये सब आपकी परमी संख्या नहीं है। जो परमी संख्या होगा वो आपका बहुपद नहीं होगा। और तीसरा नियम आपका ये होगा गाइस, आप समझ सकते हैं कि किसी भी चर राशि या कोई भी चर राशियाँ हर के रूप में नहीं होनी चाहिए। हर का मतलब होता है, आप समझ पा रहे हैं कि जैसे यहाँ अंश को, ये अंश रहा, ये आपका हर रहा। जैसे अगर लिख देते हैं 1/y, देखिए एक आपका अंश हुआ और हर क्या रहा आपका y। और मैंने कहा कि हर y हुआ, लेकिन कोई भी चर राशियाँ हर के रूप में नहीं होनी चाहिए। वो अंश में हो जाए चलेगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ 2/y लिखूंगा तो ये बहुपद आपका नहीं बनेगा। लेकिन अगर y/2 लिख दूंगा तो ये हमारा बहुपद हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हर का मान क्या अंश में है, सॉरी, चर की राशि वैल्यू क्या है, वो अंश में है। जब चर राशियाँ अंश में होंगी तो बहुपद बनेगा, और हर में होंगी तो बहुपद नहीं बनेगा। अब जैसे लिखा हो यक्स प्लस 1/x करके लिखा हो, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर यक्स जो है वो अंश में है, लेकिन यहाँ क्या है, हर में है। और ये बहुपद जब नहीं है तो इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका टोटल पूरा मिलाकर बहुपद नहीं होगा। तो हम समझ सकते हैं इसे वाई प्लस आप या वाई स्क्वायर बटे, या वाई स्क्वायर प्लस आपका 1/, यहाँ यक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर क्यों ना लिखा हो, तो हम समझ सकते हैं यहाँ ये चर राशि है और ये हर के रूप में लिखी जा रही है। जब हर के रूप में लिखी जाएगी तो बहुपद नहीं होगा गाइज। चौथा ये होगा, चौथा नियम क्या होता है, चौथा नियम ये बताया जाता है कि कोई भी चर राशियाँ, चाहे एक्स या वाई जेड जी, जो भी आपको चर राशि मिले वो कड़ी के भीतर नहीं होनी चाहिए। कड़ी के भीतर का मतलब जैसे यहाँ अगर एक्स लिखा जा रहा है या आपका कुछ ऐसे वाई करके लिखा जा रहा है, तो अगर इस प्रकार कोई बनाई जा रही हैं तो बहुपद नहीं होगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा गाइज कि अगर कड़ी में लिखी जा रही हैं और वो अगर जैसे यहाँ यक्स घाते अगर 2 लिखा जाए, तो हम समझ सकते हैं कि इसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। लिखी गई संख्या का वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल, षष्ठमूल अगर ज्ञात किया जा सकता है तो वो आपका बहुपद होगा, और जिसका हम नहीं ज्ञात कर सकते वो बहुपद आपका नहीं होगा। अब जैसे हम इसका बात करेंगे तो यक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास केवल यक्स, और यक्स यहाँ पावर क्या हो गया 1, और पहला नियम हमारा मिलने लगा। लेकिन अगर जैसे यक्स घाती कर 3 लिखा जाए तो हम समझ पा रहे हैं कि ये वर्गमूल है और एक्स पावर 3 है, तो इसका मैं वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर कुछ ऐसे करके लिख दिया जाए, यहाँ 3 हो, यहाँ यक्स क्यूब हो, हम समझ पा रहे हैं ये घनमूल है। ये क्या है, घनमूल है। इसका अगर हम हल करेंगे तो यक्स मिलेगा, ये घनमूल है। लेकिन अगर यहाँ पर न कुछ लिखा जाए, केवल यक्स क्यों लिखा जाए, तो ये आपका क्लियर है कि आपका बहुपद नहीं होगा। और इस एक्स पावर यहाँ पर 4 लिख दिया जाता है तो इसका हो जाएगा गाइस, क्योंकि मैं इसे लिख सकता हूँ रूट में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ये बहुपद हो जाएगा। हमें थोड़ा सा समझ कर हल करना होगा कि रूट में किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार नहीं होना चाहिए। हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि रूट में लिखी गई संख्या का अगर वर्गमूल या घनमूल या पंचम या षष्ठमूल अगर हो रहा है तो बहुपद होगा, और नहीं हो रहा है या उसका वर्गमूल या घनमूल नहीं हो पा रहा है तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है गाइज, तो चलिए हम इनको कुछ परिभाषा के अनुसार कुछ ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर परिभाषा मैंने नोट किया है। पहला क्या, कोई भी चर राशियाँ हर में नहीं होनी चाहिए। मैंने पहला आपको इसी प्रकार बताया नियम में। यहाँ पहला नियम होगा कोई भी चर राशियाँ हर में या हर के रूप में नहीं होनी चाहिए या हर में नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज़, किसी भी चर राशि के घात का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। मैंने अभी आपको समझाया कि किसी भी चर राशि के घात का मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या होगा, कोई भी चर राशियाँ कड़ी के रूप में नहीं होनी चाहिए। कड़ी के रूप में कोई भी चर राशियाँ नहीं होनी चाहिए। और जो चौथा नियम करके होता है गाइज, आप देख पा रहे हैं, चौथा नियम होगा किसी भी चर राशि के घात का मान परमी संख्या में नहीं होना चाहिए। तो गाइज ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीन कट कर सकते हैं, और आप इसे नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैंने कहा परिभाषा अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस नियम को अगर समझ जा रहे हैं तो क्लियर है कि आप बहुपद को कैसे पहचानेंगे, वो चीज़ क्लियर आप कर लेंगे। तो गाइज चलिए, हमने बहुपद की परिभाषा पढ़ा, बहुपद के नियम पढ़े। अब इसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद कितने प्रकार करके होते हैं, वो चीज़ हम देखने वाले हैं गाइज। तो गाइज हम बहुपद के प्रकार के बारे में देखने वाले हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद 2 प्रकार के होते हैं गाइज। बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके पदों के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर।
अब ये गाइस हम ये समझने वाले कि पदों के आधार पर घात के आधार पर कैसे होता है, या कैसे हम समझ पाएंगे कौन सा पदों के आधार पर है कौन सा घात के आधार पर। तो गाइस पद का सबसे पहले हम मतलब समझते हैं, पद कैसे हम पहचानेंगे, या पद का मान कब बदलता है या कब नहीं बदलता है, ये चीज़ हम कैसे पहचानेंगे। तो गाइस जैसे अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा जा रहा है 5x, छोटी सी एक बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ 5x लिखा जा रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे इसमें कितने पद हैं। तो गाइज मैं आपको कुछ तरीका बताना चाहता हूँ, वो तरीका अगर आप समझ चाहते हैं तो पद को पहचाना क्लियर आप समझ पाएंगे। पहली बात क्या कि कोई भी चर राशियाँ हो चाहे अचर राशियाँ हो, कोई भी चर राशियाँ होती हैं या अचर राशियाँ होती हैं, यदि वो गुणा व भाग, गुणा व भाग अर्थात कह सकते हो गुणा या भाग के रूप में लिखा जा रहा है, मतलब किसी चर राशि को अचर राशि के साथ चाहे गुणा किया गया हो चाहे भाग किया गया हो, इस प्रक्रिया में होता है तो पद का मान बदलता नहीं है। जैसे यहाँ देखिए 5 और यक्स है, यक्स जो है वो चर राशि है, 5 क्या है अचर राशि है, और इन दोनों का गुणा किया गया, गुणा करने के बाद यहाँ पर एक ही एक पद बन पा रहा, हम इसे केवल एक पदी बहुपद कहेंगे। लेकिन अगर यहीं पर मैं जोड़ और घटाने में लिखता, और पहला कंडीशन मैंने ये बता कि अगर गुणा और भाग के रूप में रहता है तो पद का मान बदलता नहीं है। और कब पद का मान बदलता है, जब जोड़ने या घटाने पर, या लिख सकते हो जोड़ या घटाना पर या घटाने पर। अब जैसे यही 5 को मैंने यक्स साथ गुणा किया 5x मिला, और यहाँ पर एक पदी बहुपद होगा, लेकिन मैं अगर 5 अगर प्लस यक्स लिख देता हूँ या 5 माइनस एक्स लिख देता हूँ तो देखिए तुरंत पद का मान बदल जाएगा। कैसे, यहाँ एक पदी था लेकिन 5 प्लस एक्स लिखने पर दो पदी हो जा रहा है, यहाँ पर यक्स अलग हो जा रहा है और 5 आपका अलग हो जा रहा है, यहाँ पर भी 5 अलग हो जा रहा है, यक्स अलग हो पा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा दो पदी बहुपद हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं गुणा व भाग में पद का मान बदलता नहीं है और जोड़ और घटा में पद का मान बदल जाता है। अब जैसे गाइस अगर हम कुछ और भी समझना चाहें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 लिखा हो, 10 एक हमारा क्या होगा, वही ये भी बहुपद है, वो कौन सा, वो भी हम भाग के बारे में देखेंगे, इसके प्रकार में देखेंगे, वो भी हमें पता चलेगा कि एक अचर पदी बहुपद है। अब मान लीजिए बहुपद है, इसमें हम किसी दूसरी चर राशि या अचर राशि का मान लीजिए गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर y का गुणा करता हूँ और यक्स का गुणा करता हूँ और जेड का गुणा करता हूँ, और चलिए मैं यहाँ 5 का भी गुणा कर देता हूँ। तो मैंने कहा गुणा करने पर अब ये मत आप सोचिएगा कि 1 2 3 4 5 यहाँ 5 या 5 पदी बहुपद हो जाएगा, नहीं। मैंने कहा गुणा में कुछ ऐसी स्थिति नहीं होती, गुणा में क्या होता है पद का मान बदलता नहीं है। अगर गुणा करेंगे 10 25 50 और यक्स वाई जेड, देखिए यहाँ पर जो बन रहा केवल एक ही इसमें पद है। पद का मान कब बदलता है, जोड़ और घटाने का अगर चिन्ह लगा हो बीच में तुरंत पद का मान बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर पद का मान नहीं बदलेगा। जैसे अगर मैं 10 वाई स्क्वायर ले देता हूँ तो यहाँ पर केवल एक ही पद ही होगा, लेकिन अगर 10 प्लस वाई स्क्वायर लिख देता हूँ तो तुरंत पद आपका बदल जाएगा, एक पद ये होगा एक पद आपका ये हो जाएगा। पद को कैसे आप पहचानेंगे पहले आप वो समझिए, अगर समझ जा रहा है तो क्लियर कि आप परिभाषा को भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और ये भी पकड़ पाएंगे कौन सा एक पदी बहुपद है कौन सा द्विपदी बहुपद है। और ये क्लास 9th की चीज़ है गाइस, ये ध्यान दीजिएगा, मैं क्लास 10th में आपको रिविजन करवा रहा हूँ लेकिन ये क्लास 9th की चीज़ है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पद को पहचानना लगभग आप समझ गए होंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि पद क्या होता है और कैसे हम पदों को पहचानते हैं। ठीक है चलिए। अच्छा, पद के बाद हमें मैंने कहा यहाँ से बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक पदों के आधार पर एक घात के आधार पर। घात क्या चीज़ होता है वो आप समझ पा रहे, कोई भी चर राशि की घात, अगर मान लीजिए चर यहाँ यक्स लिखी जाए उसकी घात का मान 1 होगा, ये कौन सा बहुपद होगा। यक्स का घात का मान 2 होगा तो ये कौन सा बहुपद होगा। यक्स घात का मान 3 होगा तो कौन सा बहुपद होगा, वो चीज़ हम इसमें समझने वाले हैं घात के आधार पर। अब यहाँ पदों के आधार पर जो होगा वो लगभग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, या 5 प्रकार के आप दिखा सकते हो। पहला आपका होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद मतलब परिभाषा क्या होगा, तो आप पीछे से परिभाषा स्टार्ट कीजिए। क्या होगा बहुपद की परिभाषा या एक पदी बहुपद परिभाषा, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। जैसे मैंने कहा 5x, इसमें केवल एक ही पद है, अगर मैं यहाँ यक्स लिख देता हूँ तो एक ही पद होगा, अगर मैं इसे y का गुणा भी कर दूंगा यक्स y होगा तो इसमें केवल एक ही पद होगा। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। परिभाषा बहुत इजीली है, आप सुन करके लिख भी सकते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। और द्विपदी बहुपद की परिभाषा क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं। दो पद का होने का मतलब जैसे मैंने कहा 5 अगर प्लस x कर दिया जाए तो यहाँ पर दो पद हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या 4 धन y लिख देता हूँ तो देखिए एक और एक दो, यहाँ पर द्विपदी हो जा रहा है। अच्छा ठीक है,
त्रिपदी बहुपद क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद उपस्थित होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अचरपदी बहुपद मतलब जैसे मैंने कहा अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है 4, 5, 6, 7 ऐसे करके दिखा सकते हो। ये सब आपके क्या होती है? जैसे 5 हुआ, 6 हुआ, 7 केवल सिंगल अगर लिखा जा रहा, अगर बीजी व्यंजक के साथ भी लिखा तो वो भी आपका क्या होगा? अचरपदी बहुपद होगा। लेकिन सिंगल अगर लिखा जा रहा केवल अलग अलग करके तो वो आपका अचरपदी बहुपद। इसे नियतांक बहुपद भी कहते हैं। कांस्टेंट आपका पॉलिनोमियल होता है। तो जो भी प्राकृतिक संख्या होती हैं उन्हें हम अचरपदी कह सकते हैं, अचरपदी बहुपद कह सकते हैं। और शून्यपदी बहुपद मतलब गाइस जिसे आप समझ सकते हैं शून्यपदी बहुपद के जीरो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स लिखा जाए तो इनकी वैल्यू जो होगी जीरो के बराबर होगी, तो इसे हम शून्यपदी बहुपद कहते हैं। इसके बाद अब हम घात के आधार पर देखने वाले हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। और घात के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका होगा रैखिक या रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। रैखिक क्या होता है? मतलब कोई भी चर राशियाँ होती हैं अगर उनके घात का मान केवल 1 होता है तो वो हमारा रैखिक होता है। यह परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है। गाइड में परिभाषा नहीं लिखा हूँ, मेरी बात को आप सुन करके या समझ करके आप खुद लिख सकते हैं। क्या कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशियों की अधिकतम घात का मान 1 होता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ x प्लस 2। अब यहाँ द्विपदी है, पद अब हमें नहीं ध्यान देना होगा, केवल हमें घात ध्यान देना है कि चाहे जितनी भी चर राशियाँ हों लेकिन उस चर राशि में घात का मान अगर अधिकतम घात का मान 1 हो। जैसे यहाँ पर x पावर 1 लिखा जा रहा है नहीं लेकिन छुपा है 1, और यहाँ पर क्या है? इसका पावर 0 है। गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अचरपदी बहुपद में जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो भी अचरपदी बहुपद होगा, यदि पूछा जा रहा है ऐसे, अगर मान लीजिए इस प्रकार पूछा जा रहा है कि बहुपद 5 की घात बताइए, या बहुपद 7 की घात, बहुपद 10 की घात, बहुपद 11 की घात, मतलब जो भी कांस्टेंट वैल्यू हो, यदि उस चर राशि की घात की वैल्यू पूछा जाए तो 0 होगा। गाइस इस चैप्टर पॉलिनोमियल में 0 होगा, लेकिन इस चैप्टर को छोड़कर अगर हम हल कर रहे हैं या कोई पूछ लेता है कि भैया 5 की घात क्या होगा, तो 5 की घात 1 होगा। लेकिन जब पूछा जाए कि बहुपद 5 की घात क्या होगा, तो बहुपद 5 की घात क्या होगा? गाइस 0 होगा। ये चीज़ भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 नंबर का आता है बट इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं कह देता हूँ बहुपद 7 की घात क्या होगा, तो बहुपद 7 की घात की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अच्छा चलिए इसे समझते हैं। यहाँ x है, इसके पावर की वैल्यू 1 है, और यहाँ x पावर क्या है? 2 जो लिखा जा रहा है इसकी पावर की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि ये बहुपद कहा जा रहा है। अच्छा ये 0 और 1 में कौन बड़ी है? 1 बड़ी है। तो मैंने कहा कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशियों की अधिकतम घात का मान 1 हो। देखिए यहाँ पर अधिकतम घात, यहाँ पर इसका घात 0 है लेकिन ये अचर राशि है, इसके घात का मान 0 है, इसके घात का मान 1 है, अधिकतम क्या ये है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये रैखिक या एक घाती बहुपद हो जाएगा। एक घाती या रैखिक बहुपद किसे हम नाम देंगे। अब जैसे यहाँ x धन y धन z लिखा जाए, तो गाइस हमें यहाँ पद नहीं ध्यान देना हो, हमें यहाँ पर ये ध्यान देना हो कि जो भी चर राशियाँ लिखी जा रही उनकी अधिकतम घात का मान क्या है? 1 है, तो एक घाती बहुपद हो जाएगा। इसके बाद द्विघाती बहुपद में क्या होगा कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशियों की अधिकतम घात का मान 2 हो। जैसे गाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हो, प्लस 2 लिखा हो। अब यहाँ समझते हैं, ये आपका त्रिपदी है, हमें पदी नहीं ध्यान देना होगा, हमें यहाँ समझना होगा कितने घाती बहुपद है। तो देखिए यहाँ पर इसका पावर 0 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर क्या है? 2 है। इसमें अधिकतम क्या है? अधिकतम 2 है। मैंने कहा ना ऐसा बहुपद जिसमें चर राशियों की अधिकतम घात का मान 2 हो। तो यहाँ अधिकतम घात देखिए, यहाँ घात 1 भी है लेकिन यहाँ 2 है, अधिकतम क्या है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ये आपका द्विघाती बहुपद हो जाएगा गाइस।